वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं लेसन नंबर 29 डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। तो जी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन यही है कि जो बंदा इंसान अपने इमोशंस और बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पाता, इतना उसको गुस्सा आता है, इतना एग्रेसिव बिहेवियर होता है उनका, और इतना वो होता है कि वो दूसरों के राइट्स को भी वायलेट कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कर देते हैं, उनके साथ फिजिकल उनके साथ टॉर्चर करते हैं, इतना उनको उस टाइम, और वो अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाते गुस्से में। और अपने माँ बाप की भी जो बात हो, मतलब अथॉरिटी फिगर्स उनके ऊपर माँ बाप ही होंगे ना, तो ये कोई भी होगा जो भी अथॉरिटी में होगे उस टाइम, तो उनके साथ उनकी भी बात नहीं मानेगा, उनके साथ भी उनका कंडक्ट ऐसा ही होगा। और सोसाइटल नॉर्म्स के मुताबिक भी वो सेट नहीं कर पाएगा अपनी पर्सनैलिटी को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और लोगों के लिए और अपने लिए भी वो जो है ना ख़तरनाक इंसान हो जाता है। ज़्यादातर ये मेल्स में कॉमन होती है रादर देन फीमेल्स, और ये जो है ना टेंड टू हैव फर्स्ट ऑनसेट इन द चाइल्डहुड और एडल्सेंट। इसका शुरुआत चाइल्डहुड में होती है या एडल्सेंस में होती है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इट इज़ वेरी रेयर फॉर आइदर कंडक्ट डिसऑर्डर और ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर टू फर्स्ट एमर्जेड एडल्टहुड। ये बड़ा रेयर होता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर और अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर ये एडल्टहुड में आए पहले शुरू। अच्छा, जो इसमें कैटेगरीज आती हैं, डिसऑर्डर्स आते हैं, ये अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पायरोमानिया, क्लेप्टोमानिया और अदर स्पेसिफाइड डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर। इसमें तो हम सिर्फ दो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ऑपोजिशनल और इंटरमीडिएट। अच्छा जी, सबसे पहले ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसके नाम से पता चल रहा है ऑपोजिशनल, हर चीज़ का जो है ना वो अपोज करता है। डेफिएंट रिबेलियस होता है, बागी होता है उसका बिहेवियर। इसमें बच्चा क्या होता है, एक्सट्रीम होता है इसका देन द टिपिकल चाइल्डहुड और एडोलसेंट रेबेली के जो बच्चा होता है, जैसे एक तो बच्चे होते हैं ना वो बात नहीं मानते, लेकिन इसमें उनका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का जो बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, वो इस हद तक गए होते हैं कि वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, अपने हर बात पे आर्ग्यू करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं किसी भी बात को, अनॉय कर रहे होते हैं लोगों को, जानबूझकर अनॉय करते हैं, बड़े टची से होते हैं, बड़े एग्रेसिव से होते हैं, और अपनी ही बात को मनवाते हैं कि मैं ठीक हूँ, ये वो मैं ही ठीक हूँ। कि फॉर एग्जांपल एक दादी और वो पोती बैठ के आम खा रही थी, और वो खाते खाते उसके आम कपड़ों पर गिर गया। उसकी मम्मा ने कहा कि ये एक केस था, मेरी जो दोस्त है उसने मुझे बताया कि जो वो आम था उसके कपड़ों पे गिर गया। तो अब उसकी मम्मा ने कहा कि ये आम कैसे गिर गया, तो उसने कहा मेरी दादो खा रही थी तो उन्होंने मेरे कपड़ों पे खुद ही गिराया, उन्होंने लगाया, पता नहीं। इस तरह कभी भी अपनी बात को, अपनी गलती नहीं मानते इसमें, ठीक है। और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट खो देते हैं। इस तरह जब वो बड़ों की, अपने फ्रेंड्स की, जो भी उनके इर्द गिर्द होते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, और फिर जब रिस्पेक्ट खो देते हैं तो फिर जो है ना उनका कोई दोस्त नहीं बनता, उनके जो है ना कोई सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पाते अपने इर्द गिर्द, उनकी कोई होती नहीं इंटरेक्शन। ज़्यादातर जो है ना ये ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर जो होता है वो ज़्यादातर किस में होता है, 8 to 12 ईयर्स के बच्चों में देखा गया है ज़्यादातर। और जो प्री एडल्सेंट बॉयज़ होते हैं उनमें ये ज़्यादा डिसऑर्डर पाया जाता है, और गर्ल्स में इतना नहीं पाया जाता इस सेम एज के। लेकिन पबर्टी के बाद जो है ना ये इक्वल हो जाता है मेल्स और फीमेल्स में। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं फैमिली में उसने देखा होगा कि जो है ना मतलब कि फैमिली में माँ बाप या तो लड़ते रहते हैं, कोई भी मसले चलते हैं फैमिली में, या अब्यूज़ होता है बच्चे के साथ, फिजिकल इमोशनल सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा होता है बच्चे के साथ, तो वो ऐसा होने लग जाता है। या उसके अंदर जो है ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन वगैरह, एडीएचडी हो सकता है, उसके अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, या उसने ये जो बिहेवियर होता है उसने अपने इन्वायरमेंट से लर्न किया हुआ होता है। आगे है ये जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी ना, कि वो अपनी जो है ना ब्लेम करते हैं लोगों को, कोई भी गलत काम करता है तो वो लोगों को ही ब्लेम करते हैं कि मैंने नहीं, ये इसने बंदे ने इस तरह के, अपनी कोई गलती नहीं मानते। डायग्नोज करने का तरीका क्या है, जो है ना ज़्यादातर आप देखेंगे इसमें जो कौन कौन से एंग्री इरिटेबल मूड है, और उसके बाद है आर्गुमेंटेटिव या डेफिएंट बिहेवियर, फिर विंडिक्टिवनेस। ठीक है, इसमें जो है ये तीन इसकी जो है ना वो होती है, जिसमें से 8 जो होती है ना, टोटल 8 इसके डायग्नोज करने के वो होते हैं, जिसमें अब हम देखेंगे कि जो 4 सिम्टम्स होते हैं इसमें से कोई भी 4 सिम्टम्स इन कैटेगरीज में से जो है कम जो है ना 6 मंथ्स तक पाए जाएं,
सबसे पहले तो ये देखें डायग्नोज करने के लिए। एंग्री हो, इरिटेबल उसका मूड हो, अपना टेम्पर जो है ना लूज़ कर दो, बहुत ज़्यादा टची हो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ना उसको वो टची हो बहुत ज़्यादा, और ज़्यादातर हमेशा ज़्यादातर एंग्री रहता हो, नाराज़ रहता हो अपने माँ बाप से या किसी से भी, या उसका जो बिहेवियर है वो बड़ा आर्गुमेंटेटिव हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता हो अपने बड़ों से और अथॉरिटी फिगर से, कोई भी उसको काम कहो तो वो मना कर देता हो, जानबूझ कर लोगों को तंग करता है, ब्लेम जो भी कोई अगर कोई खुद भी गलत काम करेगा तो लेकिन ब्लेम दूसरों को करेगा कि इनकी वजह से ये गलत काम हुआ है मेरे साथ, मैंने नहीं किया, ये इन्होंने किया है। और उसका बड़ा रिवेंजफुल किस्म का जो है ना बिहेवियर हो, बहुत ज़्यादा बदला लेने वाला बिहेवियर हो। और ये ही हैज़ बीन स्पाइटफुल और विंडिक्टिव एट लीस्ट ट्वाइस विद इन द पास्ट 6 मंथ्स, कम से कम 2 दफ़ा हो से 6 महीनों के दौरान ये में। उसके बाद है कि द परसिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज बिहेवियर शुड बी यूज टू डिस्टिंग्विश अ बिहेवियर दैट इज़ विद इन। और ये नॉर्मल जो बिहेवियर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल बच्चे नॉर्मली भी कर देते हैं, लेकिन ये नॉर्मल से ज़्यादा वो और लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकेंगे, इसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म का जो है ना एग्रेसिव है बच्चा, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की जो है बात नहीं मानता, हर वक्त ही ये डिस्टिंग्विश आम फ़ौरन नहीं ना कर पाएंगे। जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं, ये द बिहेवियर शुड अकर ऑन मोस्ट डेज फॉर अ पीरियड, ज़्यादा दिन पाया जाता है, 6 महीने के दौरान में ज़्यादा डेज पाया जाता है जो बच्चे 5 साल से छोटे होते हैं। जो बच्चे 5 साल से जितने या 5 साल से बड़े होते हैं, ये जो है ना द बिहेवियर शुड एटलीस्ट वंस पर वीक होगा बिहेवियर 6 महीनों तक के लिए। और फिर ज़ाहिर बात है, फिर ये जो आपकी सोशल कॉन्टेक्स्ट में आपके फैमिली के फ्रेंड्स बना नहीं पाएंगे बच्चे जब उनका इतना एग्रेसिव बिहेवियर होगा, टीचर से सही नहीं, और नेगेटिव उनका इम्पैक्ट हो जाएगा सोशल लाइफ में, कोई भी उनको दोस्त बनाना नहीं पसंद करेगा, उनके साथ बैठना बात करना नहीं पसंद करेगा। द बिहेवियर्स डू नॉट अकर ड्यूरिंग द, कोई भी ऐसा दवाई या कोई ऐसा डायग्नोज करते हुए देखें कि कोई ऐसी दवाई तो नहीं खा रहा बच्चा, कोई ऐसी दवाई शुरू तो नहीं की जो उसका बिहेवियर ऐसा आ रहा है। और ये जो क्राइटेरिया है ये डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर के लिए नहीं है, नॉट मेट फॉर, ये एज एन MCQ भी आ सकता है, ठीक है। और स्पेसिफाई उसकी जो करंट श्योरिटी, अब बच्चा, अब हम लोग उसको डायग्नोज करने लगे हैं, तो बच्चे को जब डायग्नोज करेंगे उसके सेटिंग में जब साइकोलॉजिस्ट के पास आएगा या साइकेट्रिस्ट के पास आएगा तो उसकी करंट श्योरिटी चेक करेंगे कि बच्चा जो है ना अब उसका वो माइल्ड, उसकी जो ये बिहेवियर है माइल्ड बिहेवियर है कि मॉडरेट है कि स्वेयर है। माइल्ड क्या है, एक सेटिंग्स में जो है ना ओनली उसकी वन सेटिंग, या तो होम की सेटिंग को देखेंगे या तो स्कूल की सेटिंग को देखेंगे या तो घर की, या तो जहाँ पे भी वो बच्चा काम कर रहा है कुछ भी, तो उसकी सेटिंग्स को देखेंगे कि उसमें उस सेटिंग में उसका क्या बिहेवियर है क्या, या किसी मखसूस इन्वायरमेंट में तो नहीं उसका ऐसा बिहेवियर आ जाता। फिर मॉडरेट के कम से कम 2 सेटिंग्स में उसका यही बिहेवियर सम सिम्टम्स पाए जाते हैं। स्वेयर में 3 या 3 से ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं जिसमें इसका जो है ना ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। अब मैंने इसकी समरी लिखी है कि समरी आपको ज़्यादा ये है कि 4 से 8 साल के बच्चों में पाया जाता है, कम से कम 6 मंथ्स के लिए पाया जाए। इसके सिम्टम्स क्या हैं, एंग्री हो, इरिटेबल मूड हो, आर्गुमेंटेटिव हो, डेफिएंट बिहेवियर हो उसका, उसके अंदर विंडिक्टिवनेस जो कि रिवेंजनेस है, रिवेंज वो पाया जाए। ट्रीटमेंट इसकी साइकोथेरेपी होती है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, फैमिली में कुछ ऐसा होता है, उसके इर्द गिर्द का माहौल नहीं सही होता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है बच्चे के अंदर, मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, ADHD, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, और उसने ये बिहेवियर लर्न भी किया हो सकता है। तो ये थी जी समरी। आगे यहाँ आ रहा है इंटरमीडिएट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। इंटरमीडिएट क्या होता है, कभी कभी एक्सप्लोजिव, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा गुस्सा कि वो एक्सप्लोजन उसका हो जाता है गुस्से का, और वो अपने आप को गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, इतना उसका वायलेंट बिहेवियर होता है, एकदम से उसको गुस्सा आने लग जाता है, किसी छोटी से छोटी बात पे भी गुस्सा आने लग जाता है, इतना ज़्यादा कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है कि लोगों को मारपीट वो करने लग जाता है, किसी की प्रॉपर्टी वगैरह या कोई भी फिजिकल एग्रेशन, वर्बल एग्रेशन जो है ना उसके अंदर आ जाता है। ये कम से कम आप देखेंगे 12 महीनों में 3 दफ़ा कम से कम पाया जाएगा। ये इतने ज़्यादा कि कोई भी वो लोगों को या प्रॉपर्टी को या अपने आप को जो है डैमेज कर सके या नुकसान पहुंचाए, मोबाइल तोड़ के फेंक दे, इस तरह की चीज़ें, या चीज़ों की तोड़ फोड़ कर दे,
तो इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। इसको इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि इंसान को अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं होता। वो कुछ भी नहीं देखता है, कोई छोटी से छोटी चीज़ उसको इतना गुस्सा आता है कि वो फ़ौरन से पहले ना उसको गुस्सा आता है इतना उसको कि वो जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो जाता है। इसके ना नाम से ही पता चल जाता है, तो मैं नाम पर ज़्यादा एम्फोसाइज़ करती हूँ। डायग्नोज करने का तरीका क्या? वर्बल एग्रेशन होता है, वर्बल फाइट्स में, या फिजिकल एग्रेशन होता है toward property, animals or other individuals, कम से कम on average for a period of 3 months. So physical aggression does not result in damage or destruction of property and does not result in physical and injury to animals or other individuals. 3 behavioral outbursts इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन से? डैमेज या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, फिजिकल असॉल्ट होता है, फिजिकल इंजरी अगेंस्ट एनिमल्स होता है, जो कि 12 महीने के पीरियड के अंदर अंदर पाया जाए। ठीक है, ये 3 आउटबर्स्ट थे। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा ये भी वही आ रहा है, कोई साइकोसोशल स्ट्रेसर्स तो नहीं है उसके जो उसको प्रोवोक करते हैं, ये उसको तंग करते हैं कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उसके जो है ना आउटबर्स्ट हो जाता है गुस्से का। कोई और ये भी देखा जाए कि उसका, ये भी देखें कि वो उसको जो है ना ये अचानक ही आए गुस्सा, मतलब किसी छोटी से छोटी बात पे गुस्सा आ जाए, और ये देखें कि उसका जो कोई टैंजिबल ऑब्जेक्टिव तो नहीं है ये करने के वो अपना बिहेवियर शो करने के लिए, कोई मनी या पावर, कोई या कोई इंटिमिडेशन, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, कोई पैसे के पीछे तो नहीं भाग रहा कि अपना गुस्सा शो करूँगा तो मैं पावर शो करूँगा, तो कुछ ऐसा उसको कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं है उसका। और फिर जाहिर बात है स्ट्रेस पैदा करती है सोशल लाइफ में, फंक्शनिंग में दोस्त नहीं बना पाता वो बंदा, उसको फिर फाइनेंशियल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। और उसकी जो क्रॉनिकल एज है वो एटलीस्ट 6 ईयर्स है। और किसी और मेंटल डिसऑर्डर से तो नहीं कि कोई उससे एसोसिएटेड तो नहीं है, जो एग्रेसिव आउटबर्स्ट हैं किसी और मेंटल डिसऑर्डर से तो नहीं एक्सप्लेन। ठीक है, और कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है उसके अंदर, कोई वैसी जो कि साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कोई दवाई तो नहीं है ऐसी खा रहा हो जिसकी वजह से उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ रही हैं। और जो बच्चे हैं जो कि जिनकी एज 6 to 18 ईयर्स है, एग्रेसिव बिहेवियर दैट अकर्स एज अ पार्ट ऑफ एन एडजस्टमेंट डिसऑर्डर शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस डायग्नोसिस। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हमने लास्ट मिड टर्म्स के लेक्चर्स में पढ़ा है कि वो अगर हम लोग देखेंगे जो बच्चे 6 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, आप उसको ये देखें जो उसके अंदर बच्चों के अंदर एग्रेशन आता है, तो वो ये भी देखा जाए कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा, वो उनके माँ बाप या कोई ऐसी वजह से वो बार बार एडजस्ट तो नहीं हो रहे वो किसी और इन्वायरमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी के वो लोग होते हैं, वो कभी किसी इलाके में शिफ्ट होते हैं, कभी किसी इलाके में, तो उनको एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का बच्चे ना शिकार हो जाते हैं, उनको मसले आते हैं। तो वो लास्ट लेक्चर्स आप ना देख लीजिएगा अगर आपने दोबारा से पढ़ना हो। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।